नमस्कार। सूक्ष्म जैविकी के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गोल्डन पीरियड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमने एडवर्ड जेनर और लुइस पाश्चर के कंट्रीब्यूशन को हम लोगों ने देख लिया था। अब लॉर्ड लिस्टर, पॉल एहरलिच और क्रिश्चियन ग्रैम के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड लिस्टर जो थे, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी, प्रतिरोधी शल्य क्रिया की विधि का विकास किया था। इन्होंने ये बताया था कि सर्जरी के बाद घावों में जो सूजन आती है या कंटेमिनेशन होता है, उसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हवा से सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या स्किन जो है पेशेंट की ओपन स्किन जो है उससे उसमें एंटर कर जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में इन्होंने बताया था। पॉल एहरलिच बैक्टीरिया की स्टेनिंग में अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रखते हैं। इन्होंने एलिनिन डाई के थ्रू बैक्टीरिया को स्टेन किया था। इन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। क्रिश्चियन ग्रैम, इन्होंने बैक्टीरिया के अभिरंजन की विधि का विकास किया था, बैक्टीरियल स्टेनिंग मेथड, जिसे ग्राम स्टेनिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर बैक्टीरिया को दो पार्ट्स, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांटा जाता है। नेक्स्ट जो फेज था हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था, माइक्रोबायोलॉजी का, वो था कंपटीशन पीरियड, प्रतिस्पर्धा काल। सूक्ष्म जैविकी के स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड में हुई डिस्कवरीज ने अन्य साइंटिस्ट को मोटिवेट किया कि वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और बेटर स्टडी करें, और उससे एक कंपटीशन पैदा हुआ। इस पीरियड के कुछ जो फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा रॉबर्ट कोच का। ये एक डॉक्टर थे जिन्होंने कई इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए, जिसमें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, कॉच पोस्टुलेट्स, आइसोलेशन एंड प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, आइसोलेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये थे। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, रोगों का रोगाणु सिद्धांत। कॉच ने एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित भेड़ों के रक्त नमूनों का अध्ययन किया और ये बताया कि यह जो रोग है यह जीवाणुओं द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। इन्होंने देखा कि इन बैक्टीरिया को चूहों में प्रवेश करवाने पर चूहे भी एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस आधार पर इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवाणु एक विशिष्ट रोग का कारक होता है तथा रोगों के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हमें उस समय का जो इंफॉर्मेशन नॉलेज का लेवल था उसको समझना पड़ेगा। आज 2020 में हम सब इस तथ्य से बहुत कंफर्टेबल हैं। हम सब ये जानते हैं कि जो रोग हैं उसके लिए जिम्मेवार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, रोगाणु हो सकते हैं। लेकिन उस समय जब रॉबर्ट कोच काम कर रहे थे, 1843 से 1910 तक इनका जीवन काल था, तो उस समय में ये जानकारी नहीं थी विद एविडेंस कि जो रोग हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने अपने रोगों के रोगाणु सिद्धांत में यह बताया, आप वर्ड्स को देखें ध्यान से,
रोगों का रोगाणु सिद्धांत, यानी रोगों के लिए जिम्मेवार कौन है? रोगाणु। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेस। अब इसी बात को और एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कॉच पॉस्टुलेट्स दिए, कॉच की अवधारणाएं। कॉच ने यह बताया कि किसी भी संदिग्ध रोग, सस्पेक्टेड डिजीज का संबंध एक विशिष्ट रोग कारक सूक्ष्मजीव से होता है, एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसकी शरीर में उपस्थिति के कारण रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस रोग कारक को, इस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोगी शरीर से वियुक्त किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है और प्रयोगशाला में शुद्ध संवर्धन के रूप में संवर्धित किया जा सकता है। इसका प्योर कल्चर कर सकते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव का शुद्ध संवर्ध, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर जब किसी स्वस्थ ग्राही परपोषी में संरोपित किया जाता है, जब इसे किसी हेल्दी होस्ट के अंदर इनोकुलेट करेंगे तो उसमें रोग के लक्षण पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध संवर्ध संरोपित करने से रोग ग्रसित हुए परपोषी से पुनः वही रोग कारक सूक्ष्मजीव प्राप्त हो सकता है। प्योर कल्चर से इनोकुलेट जब हमने किया और उससे वो पर्सन खुद डिजीज्ड हो गया तो उससे वापस उसी पैथोजन को हम ले सकते हैं। तो 4 मेन बातें थी कोच पॉस्टुलेट्स की। पहली, किसी रोगी व्यक्ति में उस रोग के लिए जिम्मेवार सूक्ष्मजीव निकलेगा। उस सूक्ष्मजीव को उस रोगी व्यक्ति से अलग कर कर प्रयोगशाला में कल्चर कर सकते हैं। वहाँ उस प्रयोगशाला से उस कल्चर किए हुए सूक्ष्मजीव को यदि किसी हेल्दी पर्सन में भेज देंगे तो उसमें भी रोग पैदा हो जाएगा और उसमें से वापस उस पैथोजन को अलग कर सकते हैं। यदि इसकी समरी देखें तो समरी सिर्फ इतनी है कि उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया कि रोगी व्यक्ति और रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मजीव, इनमें रिलेशन है। ये कॉच पॉस्टुलेट्स थे। 4 स्टेप्स जो थे, इन चारों स्टेप्स में यही बारी बारी रिलेट किया जाता है कि पैथोजन और डिजीज का रिलेशन होता है। कोच ने कॉच पॉस्टुलेट्स के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी दिए। प्योर कल्चर के बारे में, शुद्ध संवर्धन के बारे में उन्होंने बात की। क्या होता है प्योर कल्चर? शुद्ध संवर्धन किसे कहते हैं? ऐसा कल्चर जिसमें एक ही तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। हम यदि सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दें, कल्चर मीडियम पोषक पदार्थ जो है उन्हीं को तो धारण करता है, यदि हम उसको रख दें तो उस पर क्या एक ही तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा या कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ जाएंगे? फूड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का फूड है, तो जितनी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होंगे उस एयर में, उस एनवायरनमेंट में, वो उस जगह आना चाहेंगे। पर यदि हम उस कल्चर मीडियम में सिर्फ एक सिंगल टाइप का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने दें या उसी को ही कल्चर करें तो वो प्योर कल्चर है। प्योर मतलब अकेला एक तरह का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब किसी एक ही प्रकार के सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संवर्धन किया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो उसे शुद्ध संवर्ध कहते हैं, प्योर कल्चर कहते हैं। रॉबर्ट कॉच का यह मानना था कि किसी भी रोग का अध्ययन करने से पहले रोग जनक को, पैथोजन को रोगी से आइसोलेट करके उसका प्योर कल्चर करना आवश्यक है। कॉच और उनके सहयोगियों ने खोजा कि जेलेटिन को
कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाई करने में काम लिया जा सकता है और न्यूट्रिशनल कंस्टिट्यूएंट्स को चेंज कर कई प्रकार के जीवाणुओं को कल्चर मीडियम पर संवर्धित किया जा सकता है, उनकी कॉलोनी प्राप्त की जा सकती है और इन कॉलोनियों से सर्टेन जो हमारे काम के जीवाणु हैं, जो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, उनको वियुक्त कर नए कल्चर मीडियम में वापस संरोपित कर शुद्ध संवर्ध प्राप्त किया जा सकता है। तो प्योर कल्चर कैसे करें, इसके बारे में कोच ने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक प्रकार का जो जीवाणु होता है, जब वो कॉलोनी बनाता है तो उस कॉलोनी की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक जीवाणु जो कॉलोनी बनाएगा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और किसी अन्य प्रकार का जीवाणु जो कॉलोनी बनाएगा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अलग अलग होंगे। किसी एक जीवाणु की कॉलोनी मान लें कि एक्स शेप हो सकती है, तो किसी दूसरे प्रकार के जीवाणु की कॉलोनी एक्स शेप की जगह किसी और आकृति की होगी, मान लो बेल शेप्ड हो जाएगी। तो इस कॉलोनी की स्ट्रक्चर, इसकी बाहर से जो मॉर्फोलॉजी है, इसके आधार पर या दूसरे जो इसके कैरेक्टर्स हैं, बाकी जो विशेषताएं, उसके आधार पर जीवाणुओं की पहचान की जा सकती है। कोच के ये सब काम, जिनमें रोगजनक जीव और बीमारी में संबंध, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया जो हैं अलग अलग तरह की कॉलोनी बनाते हैं, इस आधार पर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी काम करती है। यानी चिकित्सा सूक्ष्म विज्ञान जो है उसका आधार जो है, कोच की ये बातें थी जो उन्होंने बताई। कोच ने क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए जिम्मेवार जीवाणु, उसकी भी खोज की। कोच के साथ जो एक अन्य महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वे थे मेशिनकॉफ, रशियन थे ये। इन्होंने इम्यूनोलॉजी पर इम्पॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने फैगोसिटिक थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी प्रस्तुत की थी, प्रतिरक्षा का कोशिकीय अथवा भक्षाणुवादी सिद्धांत। इन्होंने देखा कि स्टारफिश जो है उसके लार्वा की चल कोशिकाएं उसमें उपस्थित बाह्य वस्तुओं को घेरकर नष्ट कर देती हैं। तो इन्होंने इस बेस पर भक्षाणुवाद, फैगोसिटिक थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी दी। इसके अनुसार प्राणियों में विकास के दौरान रोगों से सुरक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित कुछ सर्टेन सेल्स, जिन्हें न्यूट्रोफिल्स, लिवर सेल्स या मैक्रोफेजेस कहते हैं, वे रोग के संक्रमण से इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। इन्होंने बताया कि शरीर में रोगाणुओं का संचरण रक्त द्वारा होता है और शरीर में इन रोगाणुओं का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत फेमस इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक आर द सब्सटेंसेस
produced by microorganisms which are used to inhibit or kill the other microorganisms. पहली एंटीबायोटिक को बनाने का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को है। और हम सब परिचित हैं कि एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक मानव स्वास्थ्य के लिए वर्तमान में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस जीवाणुओं के संवर्धन पर कार्य कर रहे थे। इन्होंने देखा कि जिन कल्चर प्लेट्स में जीवाणुओं के साथ कवक भी ग्रो कर रही थी, बैक्टीरिया के साथ फंजाई भी ग्रो कर रहे थे, उनमें कवक के चारों ओर जीवाणुओं की कॉलोनी डेवलप नहीं थी। फ्लेमिंग ने इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने देखा कि क्या रीज़न है कि फंजाई के आसपास बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो रहे। फ्लेमिंग ने इस कवक का शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया। उन्हें पता चला ये फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम है। इससे बाद में उन्होंने पेनिसिलिन प्राप्त किया और ये कंफर्म किया कि पेनिसिलिन ही वो पदार्थ है जिससे बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे, यानी पेनिसिलिन में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। इस प्रकार पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज हुई जो चिकित्सा विज्ञान और सूक्ष्म जैविकी के लिए एक माइलस्टोन है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने इस पेनिसिलिन का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया और बाद में अपने साथियों के साथ इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। जो काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने शुरू किया उसे वॉक्समैन ने और आगे बढ़ाया। फ्लेमिंग के बाद प्रतिजैविक की खोज में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो है वॉक्समैन का है। इन्होंने कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स डेवलप की जिनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन और भी कई अन्य शामिल हैं। इन्होंने इन डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के थ्रू ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने समय समय पर अपने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं।